नमस्कार दोस्तों, मेरी हिंदी साहित्य सेवा में मेरा प्रोत्साहन करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आज सुनते हैं हरिशंकर परसाई के लिखे दो लेख। पहला सफ़ेद बाल। आज पहला सफ़ेद बाल दिखा। कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे बसंत में वनश्री देखता घूम रहा हूं कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े, या पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्बीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप आता दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था। रोज नरसीसस जैसी आत्मरति से आईना देखता था। घुंघराले काले केशों को देखकर, सहलाकर, संवार कर प्रसन्न होता था। उम्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में ये सफेद बाल फुसफुसा उठा। भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूं, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। तभी से दुखी हूं। ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्यम भावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यम भावी है, तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें और ज्ञानी से कहीं हर दुख जीता गया। वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन्न लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे, मेरो सब पुरुषार्थ था को। स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूं। सिर पर सफेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है। उम्र बुनती जाएगी इसे और ये यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो ये बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है। आज एकाएक ये कैसे क्रूर हो गया। क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या उसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता। उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खाकर गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबिंबित न कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और ये एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष, बाल तो अपना सफेद हुआ है। सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसीलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है। दुश्मन को आते अब क्या देर लगेगी। क्या करूं, इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफेद बाल को उखाड़ दो तो वहां एक गुच्छा सफेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता कमबख्त, मेरे चाचा ने एक नौकर सफेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा था। एक तेल बड़ा मन राखन हो गया है। कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। नाम नहीं लिखता, व्यर्थ प्रचार होगा। उस तेल को लगाऊं, पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर
यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिजाब लगाते थे, शनिवार को वे बूढ़े लगते और सोमवार को जवान। इतवार उनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को। पर वह उन्हें बाल रंगते देखती तो होगी ही। और क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, ये सब नहीं होगा। शत्रु को सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूं, धीरे धीरे सब वफादार बालों को अपनी ओर मिला लेगा। याद आती हैं मेरे समान धर्मी कवि केशवदास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया तो वह बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन मैं अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे। मुझे बाबा तो नहीं पर दादा कहने लगी है। बस थोड़ा ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसीसस ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा है, सफेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता। इससे जिंदगी में वणिक वृत्ति आती है और जिससे कुछ मिलता है और जिस दिशा से कुछ मिलता है, आदमी उसी दिशा में सजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र की कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आंखों ने टूटते देखी हैं, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है ये। बड़े समझौते होते सफेद बालों के मौसम में। ये सुलह का झंडा सिर पर लहराने लगा है। ये घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं, मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर लें। तो क्या संधि होगी उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा? समझौता होगा उससे जिसे गलत मानता रहा? पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाली की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तो उगता नहीं है ये सतही है। बेमानी। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफी करने का नाम यौवन है। मैं बराबर बेवकूफी करता जाता हूँ। ये सफेद झंडा प्रवचना है। हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं है। सफेद बाल से क्या होता है? ये सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है ये, दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं। सफेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है। इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया है, ये तो पहला ही है, और फिर अगर तू नहीं ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है। पहले सफेद बाल का दिखना एक पर्व है। दशरथ को कान के पास सफेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। उनके 4 पुत्र थे, उन्हें देने का सुभीता था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं है जिस पर ये गौरवमय भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के 3 पुत्र हैं। सवेरे ये मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं हैं, भार कहाँ रखेंगे। बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं हैं, और वे जो कहलाते हैं पर हैं नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में हैं वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते। क्या देते? राजपाट के दिन गए
धन दौलत के दिन हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए, न उत्तराधिकारी है न उसका प्राप्य। ये पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बढ़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जी विषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वह भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं हूं, विराट भविष्य तो है। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूँ। यद्यपि वह अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रचा जा सके। वह एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफेद बाल दिखने के इस पर्व पर यह तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे बाल सफेद। हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। बाल के साथ उसने मुंह भी काला कर लिया। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धंस रहे हैं। लो, हम तुम्हें कलश देते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। 4 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूं। 5वीं बार देखने का साहस नहीं। आखिर ये क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता हूं, तब मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी के पहले ही ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी कोई अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं। इतना बेवकूफ भी नहीं कि मान लूं जिस साल मैं समारोह देखता हूं उसी साल ऐसा मौसम रहता है। हर साल देखने वाले बताते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन, ठिठुरन वाला होता है। आखिर बात क्या है? रहस्य क्या है? जब कांग्रेस टूटी नहीं थी, तब मैंने एक कांग्रेस मंत्री से पूछा था कि ये क्या बात है कि हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा रहता है। सूर्य की किरणों के तले हम उत्सव क्यों नहीं मना सकते? उन्होंने कहा, जरा धीरज रखिए, हम कोशिश में हैं कि सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है, वक्त लगेगा। हमें सत्ता के कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। दिए, सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका छोटा मोटा कोना तो निकलता दिखना चाहिए। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप ऑपरेशन करके एक दिन में निकाल देंगे। इधर जब कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए, तब मैंने एक इंडिकेटी कांग्रेस से पूछा। उसने कहा, हम हर बार सूर्य को बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे, पर हर बार सिंडिकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर बताएंगे। एक सिंडिकेटी पास खड़ा सुन रहा था। वह बोल पड़ा, ये लेडी यानी प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गई है। वही उसे उकसा रहे हैं कि सूर्य को निकालो। उन्हें उम्मीद है कि बादलों के पीछे से उनका प्यारा लाल सूरज निकलेगा। हम कहते हैं कि सूर्य को निकालने की क्या जरूरत है? क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता? मैं संसोपाई भाई से पूछता हूं। वह कहता है, सूर्य गैर कांग्रेसवाद पर अमल कर रहा है।
उसने डॉक्टर लोहिया के कहने पर हमारी पार्टी फॉर्म दिया था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री को सलामी लेते वह कैसे देख सकता है? किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना दो तो सूर्य क्या उसके अच्छे भी निकल पड़ेंगे। जनसंघी भाई से भी पूछा। उसने कहा, सूर्य सेक्युलर होता तो इस सरकार की परेड में निकला आता। इस सरकार से आशा मत करो कि भगवान अंशुमाली को निकाल सकेगी। हमारे राज्य में ही सूर्य निकलेगा। साम्यवादी ने मुझसे साफ कहा, ये सब CIA का षड्यंत्र है। 7वें बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा, रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा? प्रसोपा भाई ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है। नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। राजा जी से मैं मिल न सका। मिलता तो वह इसके सिवा क्या कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, यही गनीमत है। मैं इंतजार करूंगा जब भी सूर्य निकले। स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं। भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं, छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। प्रधानमंत्री किसी विदेशी मेहमान के साथ खुली गाड़ी में निकलती हैं। रेडियो टिप्पणीकार कहता है, घोर करतल ध्वनि हो रही है। मैं देख रहा हूं, नहीं हो रही है। हम सब तो कोट में हाथ डाले बैठे हैं। बाहर निकालने का जी नहीं हो रहा, हाथ अकड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं। फिर भी तालियां बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है। पर कुछ लोग कहते हैं गरीबी मिटनी चाहिए, तभी दूसरे कहते हैं ऐसा कहने वाले प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है। ये अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर झांकियां झूठ बोलती हैं। इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए। जलता हुआ घर और आग में झोंके जाते बच्चे। पिछले साल मैंने उम्मीद की थी कि आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। ये कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की। दंगे से अच्छा गृह उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले सत्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश की थी। झांकी में अकाल राहत कार्य बतलाए गए थे, पर सत्य अधूरा रह गया था। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मस्टर रोल भरते दिखाता। चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के नाम के आगे लगवाता। नेता, अफसर, ठेकेदारों के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों के टाटपट्टी कांड से हमारा राज्य मशहूर हुआ। मैं पिछले साल की झांकी में ये दृश्य दिखाता। मंत्री, अफसर वगैरह खड़े हैं और टाटपट्टी खा रहे हैं। जो हाल झांकियों का, वही घोषणाओं का। हर साल घोषणा की जाती है कि समाजवाद आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। कहाँ अटक गया? लगभग सभी दल समाजवाद लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा। मैं एक सपना देखता हूं। समाजवाद आ गया है और वह बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाकर उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं, पर
टीले को घेरे खड़े हैं कई समाजवादी। उनमें से हर एक लोगों से कहकर आया है कि समाजवाद को हाथ पकड़कर मैं ही लाऊंगा। समाजवाद टीले से चिल्लाता है, मुझे बस्ती में ले चलो। मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं, पहले ये तय होगा कि कौन तेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा। समाजवाद की घेराबंदी कर रखी है। संसोपा प्रसोपा वाले जनतांत्रिक समाजवादी हैं। पीपल्स डेमोक्रेसी और नेशनल डेमोक्रेसी वाले समाजवादी हैं। क्रांतिकारी समाजवादी हैं। हर एक समाजवाद का हाथ पकड़कर उसे बस्ती में ले जाकर लोगों से कहना चाहता है, लो मैं समाजवाद ले आया। समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, मगर समाजवादियों में आपस में धौल धप्पा हो रहा है। समाजवाद एक तरफ उतरना चाहता है कि उस पर पत्थर पड़ने लगते हैं, खबरदार उधर से मत जाना। एक समाजवादी उसका एक हाथ पकड़ता है तो दूसरा हाथ पकड़कर खींचता है। तब बाकी समाजवादी छीना झपटी करके हाथ छुड़ा देते हैं। लहू लुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वही उसे नष्ट कर रहा है। लेखकीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है। सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। यूं प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब समाजवाद आ ही रहा है। मैं एक कल्पना कर रहा हूं, दिल्ली में फरमान जारी हो जाएगा, समाजवाद सारे देश के दौरे पर निकल रहा है, उसे सब जगह पहुंचाया जाए, उसके स्वागत और सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। एक सचिव दूसरे सचिव से कहेगा, लो ये एक और वीआईपी आ रहे हैं, अब इनका इंतजाम करो, नाक में दम है। कलेक्टरों को हुक्म चला जाएगा। कलेक्टर एसडीओ को लिखेगा, एसडीओ तहसीलदार को। पुलिस दफ्तरों में फरमान पहुंचेंगे, समाजवाद की सुरक्षा की तैयारी करो। दफ्तरों में बड़े बाबू छोटे बाबू से कहेंगे, काहे हो तिवारी बाबू, एक कोई समाजवाद वाला कागज आया था ना, जरा निकालो। तिवारी बाबू कागज निकाल कर देंगे। बड़े बाबू फिर से कहेंगे, अरे वह समाजवाद तो परसों ही निकल गया, कोई लेने नहीं गया स्टेशन। तिवारी बाबू तुम कागज दबा कर रख लेते हो, बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। तमाम अफसर लोग चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे, सर समाजवाद बाद में नहीं आ सकता, बात यह है कि हम उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकेंगे, पूरा फोर्स दंगे से निपटने में लगा है। मुख्य सचिव दिल्ली लिख देगा, हम समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम करने में असमर्थ हैं, उसका आना अभी मुलतवी किया जाए। जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगमन के कागज दब जाएं और जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था न करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे खास ऐतराज भी नहीं है। जनता के द्वारा न आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई के 2 व्यंग्य। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।